तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों हमारी आज की कहानियां यकीन मानिए बड़ी ही मजेदार है। बस आप यूं ही मेरा साथ बनाए रखें। कहानियां मेरे पास बहुत हैं, थोड़ा सब्र कीजिएगा। मैं एक एक करके सबकी कहानियां ला रहा हूं। बस जरूरत है तो आपके साथ की। मुझे जैसे जैसे समय मिलता है मैं वैसे वैसे कहानियां लाता रहता हूं। बाकी दोस्तों अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपकी कहानियों को अपनी आवाज दूं तो कहानियां सुनने के बाद आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मेरी आईडी है महेश आर्या यूट्यूबर। कहानी के बाद मैं आप सबको वहीं मिलूंगा। तो दोस्तों बिना देरी किए जल्दी से अपने अपने हेडफोन लगाएं और शुरू हो जाए मेरे यानी महेश के साथ। दोस्तों मेरा नाम प्रेम गिरी है। मैं इंदौर का रहने वाला हूँ। ये कहानी तब की है जब मेरे चाचा जी की शादी होने वाली थी। बात 2019 की है। सारी तैयारियां जोरों से चालू थी। मेरे चाचा महाराष्ट्र में एक गांव में रहते थे। हमें चाचा की शादी के लिए उनके घर पर जाना था, तो हम सब हल्दी के बाद दूसरे दिन ही निकल पड़े। हमें वहां पहुंचते पहुंचते एक दिन लग गया। हम सब ने वहां पहुंचकर अच्छे से खाना खाया और फिर चुपचाप सो गए। इसके ठीक दूसरे दिन हम सब शादी में जुड़ गए। शादी होने के बाद मेरे चाचा हमारे घर बस 1 महीने ही रहे। पूछने पर पता चला उन्हें अपने पिताजी की याद आ रही थी, तो ठीक चाचा के पिताजी उन्हें लेने आए थे। उसी बीच मैं भी चाचा से जिद करने लगा कि मैं भी आपके साथ चलूंगा। चाचा ने तुरंत ही हाँ कर दी। हम ठीक अगले दिन ही निकल गए। दोस्तों मैं बहुत खुश था, पर शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। देर सवेर मैं चाचा के घर पर पहुंचा। वहां पहुंचा तो उनका एक भाई था, योगराज। मेरी 2-4 दिनों में ही उससे अच्छी दोस्ती हो गई। हम दोनों रोज सुबह जल्दी उठकर उनके खेतों में जाया करते थे। वैसे बता दूं कि उनके खेत का रास्ता बेहद लंबा था। उनके खेत के रास्ते में 2 इमली के पेड़ थे। मुझे इमली खाने का बहुत शौक था। बस यही शौक पूरा करने के लिए मेरे चाचा का भाई रोज दोपहर में इमली के पेड़ पर चढ़ जाता। हम दोनों खूब इमलियां खाया करते। एक दिन हमने उस पेड़ पर एक पुराना खटिया बांध दिया और हम दोनों उस खटिया पर बैठकर आराम से इमली खाने लगे। धीरे धीरे मुझे नींद आने लगी। चाचा के भाई ने मुझसे कहा कि मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूं, तो क्या तू भी चलेगा? मैंने उसे मना किया। मैंने कहा नहीं, हाँ पर जब तू घर जाएगा तो मुझे लेने आ जाना। तब तक मैं यही सो रहा हूं। दोस्तों इतनी बात सुनकर वो चुपचाप चला गया। लेटे लेटे मुझे कब नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। दोस्तों जब मैं उठा तो चारों तरफ अंधेरा हो चुका था। उठने के बाद जब मैंने फोन निकाला और समय देखा तो रात के 11:30 बज रहे थे। समय देखकर मुझे बहुत डर लग रहा था। इसी बीच मुझे एक आवाज आई। मैंने सामने देखा तो एक लड़का मुझे देखकर हंसे जा रहा था। सच कहूं तो मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था, क्योंकि मैंने देखा उसकी आंखें लाल थी। वो मुझे देखकर पेड़ पर चढ़ने लगा। मुझे लगा कि शायद अब मैं नहीं बचूंगा, पर मैंने बड़ी हिम्मत करी और वहां से छलांग लगा दी। अंधेरा होने की वजह से मेरे पैर में पत्थर लग गया, जिसकी वजह से खून निकलने लगा। सच कहूं तो उस वक्त मैं बहुत ज्यादा डर गया था। मुझ में अब आगे जाने की ताकत नहीं थी। थोड़ी देर बाद एक बाबा ने मुझे आवाज लगाई कि कौन है वहां, कौन है। हालांकि उन्होंने मुझे देख लिया था तो वो दौड़ते हुए मेरे पास आए और मुझे तुरंत उठा लिया। मैं ठीक उस लड़के को ढूंढ रहा था जो कि अब तक गायब हो चुका था। बाबा ने मुझे मेरे घर तक छोड़ा। घर पहुंचकर पता चला कि चाचा के घर वाले मुझे बहुत देर से ढूंढ रहे थे, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि चाचा के भाई ने घर वालों को नहीं बताया था। वो उल्टा खुद रात को 10 बजे घर पहुंचा था। तो ठीक दोस्तों, हमें अक्सर रात को या कभी भी कहीं भी अकेले नहीं रहना चाहिए। जैसा कि शायद आपको ये मेरी कहानी झूठी लगे, लेकिन सच कहूं तो जिसके साथ होता है बस वही जान पाता है। बस इतनी ही थी ये कहानी। तो दोस्तों देखा आपने, ये थी प्रेम गिरी की कहानी। दोस्तों अक्सर लोग गांव दराजों में इस तरह की गलतियां कर बैठते हैं। हालांकि हमें इनकी कहानी से एक छोटी सीख लेनी चाहिए। वो सीख ये है कि कभी भी ऐसे काम को अंजाम ना दे कि जिसके बाद आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार को पछताना पड़े। बाकी दोस्तों मैं ले चलता हूं आपको हमारी आज की दूसरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं।
दोस्तों, मैं अपने मामा जी के बेटे के साथ और उनके कुछ दोस्तों के साथ हुए डरावनी घटना के बारे में बताना चाहती हूँ। हाँ, पर मैं नाम और एड्रेस नहीं बताना चाहती। मैं बस उनके ही अंदाज में उनकी कहानी सुनाना चाहती हूँ। तो दोस्तों, मेरा नाम प्रकाश है। मैं कोल्हापुर का रहने वाला हूँ। कुछ साल पहले कोल्हापुर में हमारे गांव में एक छोटा सा स्कूल हुआ करता था, जो कि साल 2001 में हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। दरअसल स्कूल बंद करने का कारण था भी कुछ अजीब सा ही। वहां हर रोज कुछ ना कुछ अजीब घटनाएं होने लगी थी। गांव के लोगों ने उस स्कूल के पास किसी बच्चे की आत्मा को देखा था, जो हमेशा उस स्कूल के इर्द गिर्द घूमती दिखाई पड़ती थी। वो अक्सर कभी स्कूल के दरवाजे के पास खड़ी दिखाई देती तो कभी छत पर बैठी हुई। लेकिन हाँ, एक बात है, अब तक उस आत्मा ने किसी का कोई नुकसान नहीं किया है। लेकिन एक दिन ऐसी घटना घटी कि लोगों ने उस स्कूल को हमेशा के लिए बंद कर दिया। दरअसल सच कहूं तो मैंने उस घटना को बहुत नजदीक से देखा था और महसूस भी किया था। मैं बस आज आपको वही घटना सुनाना चाहता हूं। तो दोस्तों, साल 2001 हमेशा की तरह गर्मियों की छुट्टियां खत्म होने के बाद जून महीने में हमारे स्कूल खुल गए थे। उस वक्त मैं और मेरे गांव के कुछ दोस्त, हम सब दूसरे जिले में स्कूल पढ़ने जाया करते थे। तब मेरी उम्र 13 साल की थी और ठीक जो स्कूल हमारे गांव में था, वहां पर पहली कक्षा से 5वीं कक्षा तक पढ़ाया जाता था। 5वीं कक्षा से आगे गांव के लड़के लड़कियों को गांव के दूसरे स्कूल में जाना पड़ता था। मैं उस वक्त 7वीं कक्षा में पढ़ रहा था। वैसे तो गांव की आबादी कम होने की वजह से उस स्कूल में महज 15 से 20 बच्चे थे। उन दिनों सभी को पढ़ाने के लिए सिर्फ एक ही शिक्षक उपलब्ध होता था। ठीक उसी वक्त वो छोटा सा स्कूल भी शुरू हो गया था। आपको बता दूं कि हमारे गांव के स्कूल के पीछे एक बड़ा सा खेत है, जो कि कई सालों से ऐसे ही पड़ा हुआ है। उन दिनों स्कूल के बच्चों के खेलने के लिए वही ग्राउंड हुआ करता था। जब जिले का हमारा स्कूल 4 बजे छूट जाता था तो गांव पहुंचने के बाद हम सारे दोस्त उसी स्कूल के पीछे वाले मैदान में खेला करते थे। उन दिनों गांव में स्कूल की मरम्मत चल रही थी और स्कूल के पीछे ही ईंट पत्थर जैसा निर्माण का सामान रखा हुआ था। वैसे तो पिछले 3-4 साल से वहां मरम्मत का काम चल रहा था। हमने सुना था कि जब कभी थोड़ा काम शुरू हो जाता तो कोई ना कोई आफत आ जाती थी, काम को दोबारा रोक दिया जाता था। ये सब कुछ 3 सालों से चला आ रहा था। उस साल स्कूल के पीछे पानी की एक टंकी बनाने का काम शुरू हुआ। उस टंकी को बनाने के लिए एक बड़ा सा 7 से 8 फीट गहरा गड्ढा खुदवाया गया। वो करीबन 10 फीट चौड़ा था। उस वक्त उस गड्ढे को बनाते वक्त एक मजदूर का पैर मशीन में आकर कट गया और फिर से वही हुआ। वो काम वहीं पर रोक दिया गया। उन दिनों हमारा स्कूल शुरू होने के बाद से ही कुछ दिनों तक लगातार बारिश हो रही थी। उस वक्त मुझे और मेरे दोस्तों को खेलने के लिए नहीं मिल पा रहा था। लेकिन एक रोज बारिश थम गई। जिस दिन बारिश थमी, उस रोज मैं और मेरे दोस्त सभी स्कूल से छूटते ही सीधा हमारे गांव के उस पुराने स्कूल के पीछे पहुंच गए। सच कहूं तो हमारी वहां एक खास जगह थी, जहां पर हम बैट बॉल, गिल्ली डंडा ऐसा सारा सामान छुपा कर रखते थे और तो और उसे कोई हाथ भी नहीं लगाता था। इसकी वजह यह थी कि हम 10 से 12 लड़कों के अलावा वहां कोई खेलने नहीं आता था। उस रोज बारिश तो थम चुकी थी, लेकिन खेत थोड़ा गीला था। हमने उसी जगह से कुछ ईंटें उठाई और उन ईंटों का स्टंप बनाकर बैट बॉल खेलने लगे। उस वक्त हल्की हल्की बारिश हो रही थी और तब सूरज भी ढलने को ही था। खेल खेल में एक बार गेंद उस पानी के गड्ढे में जा गिरी। मेरा दोस्त तुरंत वहां पर चला गया, तो ठीक जब वो गड्ढे के पास खड़ा था तब एक दूसरे दोस्त ने मस्ती मस्ती में उसे धक्का दे दिया। वो तुरंत ही उस पानी से भरे गड्ढे में गिर गया। उसके पीछे ही उस दूसरे दोस्त ने भी उस पानी में छलांग लगा दी। धीरे धीरे बारिश एक बार फिर रफ्तार पकड़ने लगी। इसी बीच सब एक एक करके उस गड्ढे में कूदने लगे। बहुत देर तक खेलने के बाद सब दौड़ते भागते हुए अपने अपने घर चले गए। घर पहुंचने के 1 घंटे बाद स्वयं की माँ मेरे घर आई। दरवाजे पर आते ही उन्होंने मुझसे पूछा कि स्वयं कहाँ है। मैंने उनसे कहा कि स्वयं तो हमारे साथ खेल रहा था और ठीक हमारे साथ ही घर वापस भी आ गया था। दोस्तों, मैंने ऐसा उन्हें कह तो दिया था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि उस गड्ढे से निकलने के बाद स्वयं शायद हमारे साथ नहीं था। सच कहूं तो मुझे खुद मेरी बात पर
बिल्कुल यकीन नहीं था, क्योंकि मैदान छोड़ने के बाद सच में मैंने स्वयं को नहीं देखा था। मुझे लगा था कि वो हमसे पहले पानी से बाहर निकल गया होगा और अपने घर चला गया होगा, पर सच तो ये था कि स्वयं को हमने देखा ही नहीं था। हमें उस वक्त ना ही उसके होने या ना होने का कोई ध्यान आया था। मैंने स्वयं की माँ को फिर रोकते हुए कहा कि माँ जी, स्वयं और हम सारे दोस्त एक साथ खेल रहे थे, ठीक स्कूल के पीछे वाले मैदान में। नहीं मालूम खेल खेल में पता नहीं स्वयं कहाँ चला गया। मेरा मतलब कि उसके बाद शायद मैंने उसे नहीं देखा। दोस्तों, स्वयं की माँ ने मुझे ठीक है कहकर वो आगे दूसरे दोस्तों के घर पर चली गई। धीरे धीरे दिन गुजरता गया और रात हो गई। गांव के सभी लोग उसे ढूंढने लगे। लोगों के साथ हम बच्चे भी उसे ढूंढने लगे, क्योंकि वो आखिर में हमारे साथ ही था। अब ढूंढते ढूंढते हम सब उसी गड्ढे के पास आ पहुंचे। तब तक लोगों के साथ हमने उस स्कूल के आसपास सारी जगह को छान मार लिया था, पर दोस्तों उसके वहां होने का कोई भी निशान नहीं मिल रहा था। जब मैं गड्ढे के पास था तब पानी में कुछ हलचल सी महसूस हुई। मैंने टॉर्च मारकर गड्ढे को देखा तो गड्ढे का पानी काला नजर आ रहा था। मैंने स्वयं के पिताजी को कहा कि अरे काका, शायद इस गड्ढे में चेक करो। काका ने कहा कि अरे ये 10 फीट का ही गड्ढा है और वैसे भी उसे अच्छी तरह से तैरना आता है। मैं तुरंत चुप हो गया। रात भर ढूंढने के बाद भी स्वयं कहीं नहीं मिला, पर हम बच्चे कुछ देर बाद अपने अपने घर चले गए। लेकिन पूरी रात बड़े बुजुर्ग लोग उसे रात भर ढूंढते रहे। मैं लगातार उस रात स्वयं के बारे में ही सोच रहा था। जहां तक मुझे याद है कि उसे किसी ने धक्का दिया था। वो शायद मेरा दोस्त स्वप्निल था। पर दोस्तों, वहां तो हम सभी मस्ती मजाक कर रहे थे, तो स्वयं अचानक कहाँ गायब हो गया था। और तो और ये बात किसी के ध्यान में क्यों नहीं आई। सोचते सोचते मेरी आंख लग गई। सुबह सुबह किसी के रोने चीखने की आवाजें आ रही थी। मेरी नींद भी टूट चुकी थी। मैं उठकर अपने कमरे से बाहर आ गया। सब तरफ रोने धोने का शोर था। शायद किसी की मौत का मातम लग रहा था। मैंने मेरे बड़े भाई से पूछा कि क्या हो गया। भाई ने कहा कि सुबह 5:30 बजे स्वयं की लाश मिली है। भाई की ये बात सुनकर मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। मैंने उससे पूछा कि ऐसा कैसे हो गया, मतलब कहाँ मिली और कैसे। तब भाई ने बताया कि स्कूल के पीछे जो बड़ा सा गड्ढा है, उसी गड्ढे के पानी में उसकी लाश फूलकर ऊपर आ गई थी। वो तो सुबह सुबह स्वप्निल के पिताजी उस तरफ से आ रहे थे तो उन्होंने उसे देख लिया। दोस्तों, मैं झट से बिना मुंह हाथ धोए लोगों से छुपते छुपाते सीधे स्कूल की तरफ चला गया। मैं जब वहां पहुंचा तो देखा कि गांव के बड़े लोग, सरपंच, पाटिल वगैरह सब वहीं आसपास अंतर बनाकर खड़े हुए थे। उनमें से कोई तो पुलिस को बुलाने चला गया था और उनकी बातों से यह लग रहा था कि पुलिस कुछ ही देर में वहां आने वाली है। मौका मिलते ही मैं धीरे धीरे उन लोगों में से आगे आगे बढ़ रहा था। असल में मैं देखना चाहता था कि स्वयं की लाश कहाँ है और उसे क्या हो गया है। किसी तरह एक बार मुझे मौका मिला, तब मैंने स्वयं की लाश को देखा। उसका पूरा शरीर सफेद पड़ चुका था। उसका शरीर, उसका चेहरा, उसके हाथ पैर एकदम फूल चुके थे। देखकर वो पहचानने में भी नहीं आ रहा था। बस उसकी खाकी चड्डी और स्कूल की शर्ट, यही उसकी पहचान थी। उसका पूरा फूला हुआ शरीर पानी की सतह पर आ चुका था। उसका बेजान शरीर देखकर मेरी सांसें फूल गई और मैं पीछे हट गया। मुझे लड़खड़ाते हुए देख लोगों ने मुझे घर जाने की चेतावनी दी और ठीक जब मैं वापस घर जा रहा था तब मुझे रास्ते में ही स्वप्निल दिखाई दिया। मैं तुरंत भागकर उसके पास चला गया। मैंने स्वप्निल से पूछा कि तुझे पता चला स्वयं के बारे में। स्वप्निल थोड़ा निराश था। उसने कहा कि तुमसे पहले मुझे पता चल चुका है। मेरे ही पिताजी ने उसकी लाश को सुबह देखा था। बहुत बुरा हुआ। इतना कहकर वो थोड़ा रोने लगा। मैंने उससे थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा कि स्वप्निल, कल तुमने ही तो उसे धक्का दिया था जब वो पानी से गेंद निकालने गया था। स्वप्निल शांत होते हुए बोला, किस धक्के के बारे में बात कर रहे हो? प्रकाश, मैंने स्वयं को कोई धक्का नहीं दिया। कल तो मैं खेलने ही नहीं आया था। तुम तो जानते हो कि मैं बीमार था, मैं घर पर ही था। तब मुझे याद आया कि स्वप्निल तो कल घर पर ही था और उसे बुखार भी था। वो तो स्कूल भी नहीं आया था, तो फिर स्वयं को धक्का किसने दिया? स्वयं को तो अच्छे से तैरना भी आता था और इतने से छोटे गड्ढे में डूबना
उसके लिए नामुमकिन था। कुछ वक्त के बाद पुलिस की गाड़ी वहां पर आ पहुंची। स्वयं की लाश को गड्ढे से बाहर निकाला गया। उस वक्त हम सभी बच्चों को वहां बिल्कुल भी जाने नहीं दिया जा रहा था। दोपहर तक बस इतना पता चला कि स्वयं की लाश को जांच के लिए अस्पताल भेजा गया है। पर शाम होते होते और भी अजीब किस्से कानों पर सुनाई पड़ने लगे। अब एक एक कर किस्सा सुनाने के अलावा मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। मैं बताता हूँ कि स्वयं की मौत को लेकर क्या क्या बातें चल रही थी। लोगों का कहना था कि स्वयं की लाश मिली है और जब उसे बाहर निकाला गया तब उसकी आंखें पूरी सफेद थी, मतलब इंसान जैसा बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। उसकी लाश को गड्ढे से बाहर निकालने के बाद जांच के लिए गड्ढे का सारा पानी बाहर निकाला गया। उसी बीच पुलिस को गड्ढे के नीचे मिट्टी में कीचड़ में धंसा हुआ एक कंकाल मिला, जो कि दिखने में किसी 7 या 8 साल के बच्चे का लग रहा था। तो ठीक अब सारे लोग स्वयं की मौत को लेकर अपना अपना तर्क लगा रहे थे। ज्यादातर लोग उसे भूत प्रेत से जोड़ रहे थे। उस वक्त सभी लोग थोड़े खौफ में भी थे। अब ठीक उस कंकाल की भी जांच चल रही थी। रात होते होते पता चला कि स्वयं की लाश की शुरुआती जांच हो चुकी है। उसके मुंह में भी एक काला कपड़ा मिला है, जो कि उसके गले से उसके पेट के अंदर तक गया था। वो ठीक कपड़ा कंकाल के ऊपर भी था, जो कि ठीक उससे मेल खाता था। डॉक्टर का भी यही कहना था कि उसकी मौत कपड़ा मुंह में फंसने की वजह से और अचानक पानी पेट में जाने की वजह से हुई है। मतलब देखा जाए तो कि दम घुटने की वजह से। दोस्तों, पता नहीं क्यों पर यह सारा वाक्य अजीब लग रहा था। मैं छोटा था, शायद इसीलिए मैं अपना दिमाग ज्यादा दौड़ा रहा था। इसके बाद कुछ दिन गुजर गए। थोड़े ही दिनों बाद धीरे धीरे ये सब कुछ शांत हो गया। हम बच्चों को भी अब भी वहां खेलने से मना कर दिया था। कुछ 2-4 दिन में ही पुलिस की जांच भी पूरी हो चुकी थी। जांच के कुछ दिनों बाद उस गड्ढे को मिट्टी और पत्थरों से भर दिया गया। दोस्तों, जहां तक मुझे पता है उस स्कूल का निर्माण पिछले 3 सालों से चल रहा था। हर बार कोई ना कोई हादसा हो ही जाता था और काम भी रुक जाया करता था। शायद स्वयं की मौत और उस जगह का कुछ तो संबंध था। ठीक से याद नहीं, पर शायद उस दिन स्वयं की 13वीं थी। मैं और मेरे घर वाले स्वयं के घर पर थे। जब मैं उसके घर पर गया तब देखा कि स्वयं की तस्वीर दीवार पर टंगी है। उसे देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे वो मुझे घूर रहा है। ठीक जब हम सब वापस घर गए तब बार बार मुझे मेरी आंखों के सामने स्वयं का चेहरा नजर आ रहा था। जैसे तैसे उस रात मुझे नींद आ गई। अगली सुबह स्कूल की तैयारी कर मैं 1 घंटे पहले ही स्कूल के लिए निकल पड़ा। मैं ठीक सीधा मेरे दोस्त स्वप्निल के घर चला गया। स्वप्निल तब अपनी तैयारी कर रहा था। मैंने उसे जल्दी से तैयार होने को कहा। स्वप्निल जल्दी से तैयार होकर मेरे साथ स्कूल के लिए निकल पड़ा। हम रास्ते में ही एक जगह पर रुक गए और मैंने स्वप्निल को मेरे रात के एहसास के बारे में बताया। स्वप्निल उस हादसे के दिन हमारे साथ नहीं था। उसे भी ठीक उस गड्ढे को देखना था जहां स्वयं के साथ वो हादसा हुआ था। लेकिन दोस्तों, स्वयं की मौत के बाद सरपंच ने गांव का वो स्कूल कुछ दिनों के लिए बंद रखा था। उस वक्त गांव के छोटे बच्चों को गांव के ही एक मंदिर में बैठाकर पढ़ाया जाता था। जब स्वप्निल और मैं वहां पहुंचे तो देखा कि वो स्कूल की जगह एकदम शांत थी। ऐसी मानो कि जैसे कोई पुराना खंडर होता है, सुनसान और शांत। तब सुबह के 10 बज रहे थे, लेकिन उस वक्त भी वहां इतना सन्नाटा था मानो वो जैसे कोई भूतिया जगह हो। पर उस वक्त ऐसा नहीं था कि हम दोनों डरे हुए नहीं थे, लेकिन हाँ, दिन होने की वजह से हमें इतना डर नहीं लग रहा था। वहां मैदान में जाने के बाद मैंने देखा कि वो गड्ढा बंद किया गया है। मैंने स्वप्निल को बताया कि कैसे हम वहां खेल रहे थे और कैसे स्वयं के साथ यह हादसा हुआ। मैं उस वक्त कुछ कुछ अपने मन की भी सुनाया जा रहा था ताकि स्वप्निल को मेरी बात पर भरोसा हो जाए। उसी बीच स्वप्निल ने मुझसे कहा कि तुझे कुछ महसूस हुआ? मैंने आसपास सर घुमाकर देखते हुए कहा, क्या? स्वप्निल ने उस स्कूल के कोने की तरफ देखते हुए कहा, न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई उस कोने की दीवार की आड़ में छुपकर हमें देख रहा है। ऐसा मुझे एक बार नहीं बल्कि 3-4 बार लगा। मैंने स्वप्निल की तरफ देखा
और उसे वहाँ से स्कूल चलने को कहा, क्योंकि अब मैं कोई खतरा बिल्कुल मोल लेना नहीं चाहता था। मैंने उससे कहा कि आगे की कहानी मैं तुझे रास्ते में सुनाता हूँ। हम दोनों वहाँ से स्कूल के लिए निकल गए। जाते वक्त मैंने कई बार पीछे मुड़कर देखा कि क्या सच में वहाँ कोई है या नहीं, कहीं स्वप्निल मुझे जानबूझकर डरा तो नहीं रहा था। पर ऐसा कुछ भी नहीं था। उस दिन स्कूल छूटने के बाद हम 8 से 10 दोस्त एक साथ वापस घर आ रहे थे। उस दिन सब खेलने के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि स्वयं की मौत के बाद किसी को भी घर से बाहर खेलने के लिए छोड़ा नहीं गया था। कुछ दोस्तों ने गांव के बाहर एक दूसरी जगह खेलने के लिए देखी थी। जब हम सब वहां पर पहुंचे तब मुझे ध्यान आया कि हमारे खेलने का सारा सामान तो हमारे गांव के स्कूल की छत के नीचे उस दीवार पर छुपा रखा है। उस वक्त वहां जाने के लिए कोई तैयार नहीं था, लेकिन स्वप्निल ना जाने क्यों वहां जाने के लिए एक ही बार में राजी हो गया। शायद उस जगह के बारे और उस हादसे के बारे में उसके मन में अब भी जिज्ञासा थी। मैंने उसे समझाया कि इस वक्त वहां जाना ठीक नहीं होगा, हम किसी और को कहकर हमारा सामान निकलवाने को कह देंगे। स्वप्निल ने मेरी बात नहीं मानी और वो अकेला ही साइकिल लेकर निकल पड़ा। मैं ठीक दौड़ते हुए उसके पीछे पीछे चला गया। कुछ ही दूरी पर मैं भी साइकिल के पीछे बैठ गया। जब हम वहां पहुंचे तो माहौल वैसा का वैसा ही था जैसे कि सुबह था, एकदम शांत और सुनसान। सच कहूं तो मेरे मन में पहले से ही डर था और ऊपर से वहां सन्नाटा मुझ में और भी डर पैदा कर रहा था। हम वहां एक छोटा सा गेट खोलकर अंदर चले गए। स्कूल के इर्द गिर्द तारों का एक छोटा सा कंपाउंड बना हुआ था। मैं बार बार अपनी नजरें घुमाकर आसपास देख रहा था। अब हम दोनों स्कूल के पीछे की तरफ चले गए। वहीं एक दीवार पर बैट और बॉल, गिल्ली डंडा रखा हुआ था। दोस्तों, जैसे जैसे हम पीछे की ओर जा रहे थे तो हमें स्कूल के अंदर से चर चर की आवाज आने लगी, जैसे कोई चीज जमीन पर घिसटते हुए कहीं जा रही हो। वो बिल्कुल वैसी ही आवाज थी। हम दोनों कुछ सेकंड के लिए अपनी जगह पर रुक गए। उस वक्त मेरा ध्यान उस बंद किए हुए गड्ढे की ओर गया। उसे देखकर एक पल के लिए मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने स्वप्निल को कहा कि जल्दी से बैठ ले और चल यहां से, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैं आसपास का ध्यान रखता हूं, तब तक तू दीवार की तरफ जा। स्वप्निल थोड़ा बिंदास आगे की तरफ बढ़ा। वो स्कूल एक मिट्टी का बना हुआ पुराने जमाने का बड़ा सा मकान था और उस पर खपरेल की छत थी। स्वप्निल ने छत से कुछ खपरेल निकाली और बैट बॉल निकालने के लिए अंदर हाथ डाल दिया। पहले उसने गेंद को निकाला और मेरी तरफ फेंका। स्वप्निल ने दोबारा अपना हाथ अंदर डाला कि तभी तेजी से चर चर की आवाजें मुझे सुनाई थी, जैसे कोई चीज तेजी से खिसकते हुए दीवार की तरफ आ गई हो। तभी स्वप्निल जोर से चीख पड़ा और उसे छुड़ाने के लिए चिल्लाने लगा। सच कहूं तो मेरी तो उस वक्त हवा ही निकल गई। मैंने गेंद को वहीं फेंक दिया और स्वप्निल की ओर भागा। उसका दूसरा हाथ पकड़ते हुए मैंने उसे जोर से नीचे खींचा। इसके बाद हम दोनों धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े। स्वप्निल घबराते हुए बोला, भाग पकिया। किसी ने मेरे हाथ को अंदर से पकड़ लिया था। मैंने उसका हाथ देखा, नाखूनों से खरोंचने के निशान थे। हम दोनों ठीक उसी पल स्कूल के आगे की तरफ भागने लगे। हम गेट से बाहर निकलने ही वाले थे कि अचानक से ही उस स्कूल का दरवाजा एक झटके में ही खुल गया। दरवाजे के खुलते ही स्वप्निल किसी पुतले की तरह अपनी जगह पर खड़ा हो गया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे वहीं जकड़ लिया गया हो। मैं तुरंत गेट के बाहर साइकिल के पास पहुंच चुका था और बार बार स्वप्निल को आवाज देने लगा, लेकिन दोस्तों, स्वप्निल अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। उसे देखकर मेरी हालत और भी खराब हो गई। अब ना तो मुझ में आगे जाने की हिम्मत थी और ना ही उसकी मदद करने की। उसके चेहरे पर कुछ हलचल हो रही थी, उसके होंठ थरथरा रहे थे, लेकिन आवाज बिल्कुल नहीं आ रही थी। वो जोर लगा के हाथ पैर हिलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बस उसके हाथ पैर थरथरा रहे थे। उस वक्त मैं और स्वप्निल बड़ी मुश्किल में फंस चुके थे। उसी बीच मुझे याद आया कि मेरे गले में रुद्राक्ष की माला है, तो शायद वो जो कोई भी भूत है वो मुझे कुछ नहीं कर सकता। मैं डरते हुए फिर से गेट के अंदर चला गया और मैंने जैसे ही स्वप्निल को छुआ तो मुझे जोर का झटका लगा। मैं उस झटके से एकदम पीछे गिर पड़ा, पर उसी वक्त स्वप्निल अपने आप खिसकता हुआ स्कूल के अंदर चला गया और दरवाज़ा भी धड़ाम से बंद हो गया। दोस्तों, इस बार तो मेरी हालत
बताने लायक ही नहीं थी। न जाने अब आगे क्या होने वाला था। मैं थरथराते हुए उस साइकिल पर बैठ गया और साइकिल तेजी से भगाने लगा। मैं तुरंत दोस्तों के पास पहुंचकर उन्हें जल्दी जल्दी में बताया कि वहां स्वप्निल और मेरे साथ क्या हुआ था। मेरा घबराया हुआ चेहरा देख उन्हें भी मुझ पर यकीन हो गया। फिर अगले ही पल सब चीखते चिल्लाते हुए गांव की तरफ दौड़े। हमारे गांव पहुंचते ही 5 मिनट में गांव में हंगामा खड़ा हो गया। सारे बड़े बुजुर्ग जल्दी जल्दी में स्वप्निल के घर पर इकट्ठा हो गए। मैंने रोते हुए उन्हें पूरी घटना के बारे में बताया। कुछ लोग तुरंत मुझ पर चिल्लाए भी, लेकिन कुछ बड़े बुजुर्ग लोगों ने समझाया कि वो अभी बच्चा है, इस बात को जाने दो, पहले हमें जाकर ये देखना होगा कि वहां असल में क्या हुआ है। थोड़ी ही देर में सबने स्कूल पर जाने का निर्णय ले लिया। हमारे गांव में जो शास्त्री मतलब जो देवी के पुजारी थे, उन्हें भी इस बात की खबर दी गई। उन्हें भी स्कूल के पास आने को कहा गया। ये सब होने तक थोड़ा अंधेरा होना शुरू हो गया था। लोग भागते दौड़ते उस स्कूल के पास पहुंचे और मैं भी उन लोगों के साथ था। सबने आसपास टॉर्च मारते हुए देखा, पर वहां सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल था। सब पुजारी जी के आने का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर में ही पुजारी जी तेजी से चलते हुए वहां पर आ पहुंचे। आते ही उन्होंने सब लोगों से कहा कि जब तक सच झूठ क्या है ये पता नहीं चल जाता, कोई भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं करेगा। ऐसा कहकर वो अकेले ही अपने हाथ में एक पानी की कांच की बोतल और दूसरे हाथ में विभूति लेकर आगे बढ़े। लोग बाहर से ही उन्हें आगे बढ़ने के लिए टॉर्च की रोशनी दे रहे थे। उस वक्त सबने देखा कि जैसे जैसे पुजारी स्कूल के पास अंदर बढ़ रहे थे, वैसे वैसे बोतल के पानी का रंग बदल रहा था। कुछ ही सेकंड बाद पूरा पानी काला पड़ गया। उन्होंने अपनी जगह पर रुकते हुए बिना पीछे मुड़े ये कहा कि ये कोई बहुत दुष्ट आत्मा है, कोई पिशाच है जो शायद कई सालों से शांत था और अब अचानक से जाग गया है। ऐसे पिशाच हमारे जैसे जीवित प्राणियों को खाकर अपनी शक्तियों को बढ़ाते रहते हैं। पुजारी जी ने अपने हाथ में जो बोतल थी उसका पानी आसपास की जगह पर छिड़क दिया। उनका मानना था कि इससे कुछ वक्त के लिए इस जगह की ओर उस पिशाच की ताकत कम हो जाएगी। वो ठीक जो अपने साथ विभूति लाए थे, उन्होंने उसे अपने चेहरे और अपने पूरे शरीर पर मल दिया। इसके बाद वो गुस्से में चिल्लाते हुए सीधा आगे चले गए। उन्होंने सीधा उस स्कूल का दरवाज़ा खोल दिया। तब हम सब ने दूर से ही देखा कि स्वप्निल एक कोने में दरवाजे की ओर पीठ करके बैठा हुआ था। पुजारी को शरीर में जलन महसूस होने लगी थी, लेकिन वो उसी जोश में अंदर चले गए। अगले ही पल वो स्वप्निल का हाथ पकड़कर उसे किसी जानवर की तरह खींचते हुए बाहर ले आए। शायद दिखने में जितना आसान लग रहा था उतना आसान नहीं था। जब पुजारी जी उसे खींचकर बाहर लेकर आए तब वो भी नीचे जमीन पर गिर पड़े। ऐसा लगा कि जैसे उनकी पूरी ताकत मानो खत्म हो चुकी थी। उनके शरीर पर जलने के दाग उभर चुके थे। शायद पुजारी ने उस पिशाच के खिलाफ अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन काम अभी खत्म नहीं हुआ था। स्वप्निल को जिस हालत में खींचकर लाया गया था वो उसी हालत में जमीन पर पड़ा था, किसी बेजान जानवर की तरह। आंखें खुली की खुली थी। उसकी सांसें धीमी चल रही थी, जैसे वो कुछ देर बाद मरने वाला हो। पुजारी ने इशारे से स्वप्निल को उसके घर ले जाने को कहा। सबके सब झट से आगे बढ़े और उन दोनों को उठाकर स्वप्निल के घर ले गए। अब दोस्तों, यहाँ पर मेरा काम खत्म हो गया था, क्योंकि इसके बाद मुझे कुछ देखने को नहीं मिला। असल में स्वप्निल और पुजारी जी को घर ले जाने के बाद वहाँ क्या हुआ था ये मुझे नहीं मालूम, क्योंकि उम्र में छोटा होने की वजह से ना तो कोई मुझे वहाँ जाने देता था और ना ही मुझसे कोई बात कर रहा था। लेकिन मुझे बाद में एक एक कर सब पता चला। मुझे पता चला कि कौन जिंदा बचा और कौन मर गया। मैं आपको बताता हूँ कि आगे हुआ क्या था। वैसे वो सब कुछ मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा है, बस जो सुना है उसके आधार पर बताने जा रहा हूँ। उस वक्त सब लोगों में कई तरह की बातें चल रही थी। शायद किसी को भी नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। पुजारी जी की हालत भी खराब थी और स्वप्निल की भी। स्वप्निल रोज रात को उसे वहां से जाने के लिए जिद करता था। उन दिनों उसकी आवाज़ भी बदल रही थी और साथ ही साथ उसका शरीर भी दिन भर किसी बेजान की तरह पड़ा रहता था। जैसे जैसे रात होने लगती उसमें हद से ज़्यादा ताकत आ जाती थी। पर उस वक्त पुजारी जी भी वहीं पर थे। वो ठीक उसी के साथ एक कमरे में बंद थे। उन्होंने जानबूझकर अपने आप को
स्वप्निल के साथ एक कमरे में बंद किया था। उन्होंने लोगों से बस इतना कहा था कि जब तक मैं दरवाज़ा ना खोलूं कोई भी अंदर नहीं आएगा, और अगर इस पिशाच ने दरवाज़ा खोल दिया तो समझ लेना कि मैं मर गया हूं। जब तक ये सारा मामला शांत नहीं हो जाता कोई हमें खाना पानी तक नहीं पूछेगा। उन्होंने कमरे के अंदर जाने से पहले किसी को उनके घर से विभूति और उनका एक झोला लाने को कहा था, क्योंकि इसके बाद ही वो कमरे में बंद होने वाले थे। उन्होंने कमरे के दरवाजे पर विभूति से एक लाइन खींचने को कहा और ये चेतावनी भी दी थी कि जब तक वो खुद बाहर नहीं आते तब तक वो लाइन बुझनी नहीं चाहिए। सब कुछ ठीक उसी तरह से चल रहा था। हर रात स्वप्निल और पुजारी के चिल्लाने की आवाज़ आती थी। जोर जोर से मंत्र पड़े जा रहे थे। कभी स्वप्निल उन्हें उससे छोड़ने के लिए कहता तो कभी पुजारी जी पिशाच को स्वप्निल के शरीर छोड़कर जाने को कहते। 2 दिन बीत गए, सब ऐसा ही चल रहा था। लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार अंदर क्या हो गया है, और ठीक ये सब शांत होने के लिए और कितने दिन लगेंगे। पुजारी जी के हिसाब से स्वप्निल को बचाने का वो एकमात्र ही तरीका था। दोस्तों, इसके तीसरे दिन उसके घर वालों ने बेहद डरावना नज़ारा देखा। उस रात वो पिशाच इतना ताकतवर हो गया था कि उसने दरवाज़ा खोलकर बाहर जाने की कोशिश की, लेकिन सच कहूँ तो विभूति की वजह से वो दरवाजे के बाहर कदम नहीं रख पाया। इसके बाद वो गुस्से में दोबारा अंदर चला गया। उस वक्त बाहर खड़े लोगों ने पुजारी जी की हालत देखी। उनकी हालत अब भी खराब थी और वो अपने साथ साथ स्वप्निल को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। पुजारी जी ने किसी तरह लड़खड़ाते हुए वापस से दरवाज़ा बंद कर लिया और इसके बाद 2 दिन तक और यह सब चलता रहा। 5वें दिन अचानक सब कुछ शांत हो गया। उस रात ना तो स्वप्निल की आवाज़ आ रही थी और ना ही पुजारी जी की। सब लोग बाहर बैठे दरवाज़ा खुलने का इंतज़ार कर रहे थे। आखिरकार सुबह के 5 बजे स्वप्निल ने खुद अंदर से दरवाज़ा खोला। और हाँ, इतना ही नहीं, इस बार वो 2 कदम उस कमरे से बाहर भी आ गया। बाहर जो भी लोग बैठे थे उसे बाहर आता देख बहुत डर गए। उन्हें लगा कि शायद पुजारी जी हार गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ स्वप्निल की हालत बहुत खराब थी। उससे चला तक नहीं जा रहा था। वो खुद दीवार का सहारा लेकर आगे बढ़ रहा था। उसी बीच स्वप्निल के पिताजी उठकर उसके पास पहुंचे। स्वप्निल ने नरम आवाज में कहा कि शास्त्री जी को बचाना होगा, वो मौत से जूझ रहे हैं। उनकी वो बात सुनकर वहां बैठे लोगों को यकीन हो गया कि पुजारी जी जीत चुके हैं। उन्होंने उस पिशाच को हरा दिया था। उन्होंने उस पिशाच को स्वप्निल के शरीर को छोड़कर जाने पर मजबूर कर दिया था। लोगों ने दोनों को उसी हालत में उठाकर अस्पताल में भर्ती कराया। 5 दिन तक खाना पानी ना होने की वजह से और हद से ज़्यादा ताकत खर्च होने की वजह से दोनों की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। खैर, कुछ दिनों बाद दोनों अस्पताल से छूटकर वापस आ गए। पुजारी जी ने सबको बताया कि उन्होंने अंदर क्या किया और वो पिशाच आखिर कौन था। साथ ही उन्होंने इन सब का सामना करने के लिए कुछ ज़रूरी बातें भी बताई। उन्होंने बताया कि जब भी कुछ ऐसी चीज़ किसी पर हावी होना चाहती है तो भले ही तुम अंदर से कितने भी डरे हो, उसे ये मत दिखाओ कि तुम में हिम्मत नहीं, बल्कि उसका डटकर सामना करो। जैसा कि मैंने उस दिन स्कूल के अंदर जाते वक्त किया था। पानी का रंग देखकर मुझे समझ आ गया था कि ये कोई ताकत है। मैं समझ चुका था कि ये बहुत ज़्यादा ताकतवर चीज़ है, इसीलिए मैं चिल्लाते हुए सीधा अंदर चला गया। अगर मैं उस वक्त ये दिखाता कि मैं उसकी ताकत से डर गया हूँ तो वो स्वप्निल को जिंदा बाहर आने ही नहीं देता। वो वाकई बहुत ताकतवर था। मुझे लगा था कि उस पिशाच को उसी जगह से, मतलब उस स्कूल से दूर ले जाने के बाद शायद उसकी ताकत कम हो जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था। मैं हर बार उससे लड़ता था और हर बार हार जाता था। मैं समझ गया था कि अगर थोड़े वक्त के लिए भी मैं अगर ज़रा भी कमज़ोर पड़ा तो हम दोनों की मौत तय है। मैं हर वक्त उसे छोड़कर जाने की चेतावनी देता रहता था। मैं लगातार मंत्र पढ़ रहा था। आखिरकार 5वें दिन उसकी ताकत कम होती चली गई और वह स्वप्निल के शरीर को छोड़कर जाने को राज़ी हो गया। जाते वक्त उसने मुझे बताया कि जब वो जिंदा था तब उसका नाम चिंतामणि राव हुआ करता था। कई साल पहले वो स्कूल उनका मकान हुआ करता था। शायद ये बात हमारे जन्म के पहले की बात है। उस वक्त चिंतामणि अपनी पत्नी और अपने 7 साल के बेटे के साथ रहा करते थे। उनका बेटा तो था, लेकिन बेटे में काफ़ी खामियां थी।
जैसे वो दिमाग से तेज नहीं था। उसे आसान से आसान चीज भी समझ नहीं आती थी। 7 साल का होने के बावजूद किसी 2 साल के बच्चे की तरह मस्ती किया करता था। इतना ही नहीं बल्कि उसे शारीरिक व्यंग भी था। उसका एक पैर बचपन से थोड़ा टेढ़ा था। खेलना कूदना उसके बस की बात नहीं थी। वो अक्सर अपने शरीर को खिसकाते हुए आगे बढ़ता था। लेकिन इतनी खामियां होने के बावजूद भी चिंतामणि अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे। वो उसका बहुत ख्याल रखते थे। पर दूसरी तरफ उनकी पत्नी को उनका बेटा बिल्कुल भी पसंद नहीं था। असल में उनका ये बेटा चिंतामणि की पहली पत्नी से हुआ था। उसके जन्म के समय साथ ही उनकी बीवी की मौत हो गई थी। लोगों की बातें मानकर उन्होंने दूसरी शादी तो कर ली। उन्हें लगा कि शायद उसकी दूसरी पत्नी उनके बेटे का अच्छे से ख्याल रखेगी। लेकिन दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दिन ब दिन बात बिगड़ती चली गई। उनकी पत्नी का उनके बेटे पर जो गुस्सा था वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। एक दिन इसी गुस्से के चलते उनकी दूसरी पत्नी ने बेटे की शरारत को नज़रअंदाज करने के बजाय गुस्से में आकर उसके सर पर कोई चीज़ दे मारी। वो बच्चा पहले से ही दिमागी और शारीरिक तौर पर बहुत कमज़ोर था। वो उस वार को सहन न कर पाया। उसने उसी जगह पर दम तोड़ दिया। जब तक चिंतामणि वहाँ पहुँचे तो उनका बेटा मर चुका था। ये देख चिंतामणि राव को बहुत दुख हुआ। उन्हें बहुत गुस्सा भी आया था। उन्होंने आओ देखा न था और अपनी ही पत्नी के हाथ से वो चीज़ छीन कर उससे अपनी ही पत्नी का सर फोड़ दिया। वो अपने बेटे को खुद से दूर नहीं करना चाहते थे तो ठीक उन्होंने उसकी लाश को घर के पीछे ही दफना दिया। पर बच्चे का मरा हुआ शरीर वो देखकर सह नहीं पाए। उन्होंने उसी वक्त खुद को भी फांसी लगा ली। उनका कहना था कि शायद आज भी वो उसकी रखवाली करते हैं और शायद उसी की वजह से स्वयं की मौत हो गई थी। हाँ, पर मैंने अब उन्हें वचन दिया है कि अब उनके बेटे को गांव की तरफ से कोई तकलीफ नहीं होगी और वो उनके और उनके बेटे की आत्मा की शांति के लिए पूजा भी करवाएंगे। बस तब जाकर ही वो स्वप्निल के शरीर को छोड़कर जाने के लिए राजी हुए। दोस्तों, इस घटना ने मुझे पहले तो बहुत डरा दिया था, लेकिन पुजारी जी की बात सुनकर मुझे उन बाप बेटों पर तरस आने लगा। कुछ दिनों बाद उस कंकाल की भी रिपोर्ट निकलकर सामने आ गई। पर वो कंकाल था किसका उन्हें पता ही नहीं चला। बस इतना पता था कि वो लगभग 8 साल के बच्चे का कंकाल था। दोस्तों, उस घटना के बाद से वो स्कूल मतलब वो चिंतामणि जिनका वो मकान था वो हमेशा के लिए बंद कर दिया है। बस इतनी ही थी ये कहानी। तो दोस्तों, देखा आपने, इन्होंने अपना नाम तो नहीं बताया, लेकिन इनकी कहानी किसी टीवी सीरियल में दिखाई जाने वाली कहानी से कम भी नहीं लग रही थी। नहीं मालूम कि इनकी कहानी में कितनी सच्चाई है। पर दोस्तों, आपको ये कहानी जैसी भी लगे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अब मैं आपको ले चलता हूं हमारी आज की अगली कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम तुसान आर्या है। उस दिन ऑफिस में कुछ काम नहीं था। जिनका नाम मिजनूर है वो ठीक मुझे लंच में मिला और बोला कि चलो ना लंच करके ब्रह्मपुत्रा रिवर देखने चलते हैं। मैंने भी तुरंत हाँ कर दी और हम दोनों लंच करके सीधा बाइक लेकर वो रिवर पॉइंट देखने गए। उस दिन मौसम बहुत ख़राब था, मतलब यहाँ बहुत ठंड गिर रही थी। उस दिन वैसे भी असम पे काफ़ी सर्दी होती है, तो दोनों ने बैग से जैकेट निकाल कर पहन लिया था। दोस्तों, जब मैं जैकेट पहन रहा था तब अचानक मिजनूर की पॉकेट से एक परफ्यूम की बोतल नीचे गिर गई। मैंने बोतल को उठाया और देखकर पता चला कि ये तो बहुत अच्छी खुशबू है। मैंने मिजनूर से पूछा, लगा लूँ थोड़ा? उसने कहा, लगा लो यार। मैंने थोड़ा परफ्यूम लगा लिया। बहुत अच्छी खुशबू थी। दोस्तों, यहाँ तक सब कुछ ठीक था। हमने रिवर पॉइंट में काफ़ी घूमा और थोड़ी बहुत इंस्टाग्राम रील भी बना ली। मेरी आईडी तुसान आर्या है, जहाँ पर आप भी देख सकते हो। खैर, धीरे धीरे सूरज ढला और हमने घर रवाना होने का प्लान किया। पर इसी बीच मेरे दोस्त ने कहा, उसने कहा कि मुझे ज़ोर से वॉशरूम लगी है, यहाँ कहाँ करूँ? मैंने कहा कि अरे यार, अभी मेन रोड काफ़ी दूर है और अभी नदी के बीच में है, यहीं कहीं देख ले। दोस्तों, वो पहले मना किया, लेकिन आखिर में कोई उपाय न होने की वजह से उसने वहीं आसपास में कर दिया। इसके बाद हम दोनों निकल पड़े। वो मुझसे कहने लगा कि यार, बाइक इतनी भारी भारी क्यों लग रही है? मैंने कहा कि शायद रेत में चक्का दब गया होगा।
इसीलिए लग रही होगी। उसने कहा, नहीं यार, ऐसा लग रहा है कि जैसे बाइक में 2-3 और बैठे हुए हों। मैं अचानक बाइक से उतर गया और बोला, अब देख और चेक कर। उसने कहा, यार अभी भी ऐसा ही लग रहा है। मैंने उससे कहा कि तुम बाइक मुझे दो और खुद पीछे बैठ जाओ। मैंने तुरंत बाइक चलाई और वो पीछे बैठ गया। लेकिन सच मानिए, मुझे भी ऐसा लगा कि जैसे बाइक में 3 लोग बैठे हों। धीरे धीरे अंधेरा बढ़ने लगा। बाइक बीच बीच में बंद हो जाती और कभी अचानक चल पड़ती। हमने तय किया कि बाइक को ऐसे ही ले चलते हैं, जब मेन रोड आएगी तब चलाएंगे। मेरे अपना कहते ही मेरे दोस्त मिजनूर ने कहा कि मुझे छोड़ कर मत जाओ, वरना तुमको भी यहीं डुबाकर मार दूंगा। मैंने हैरान होकर उसकी तरफ देखा। यकीन मानो मैं सदमे में आ गया। उसका चेहरा एकदम बदल गया था। आंखें मानो लाल सी हो गई थी। मैंने तुरंत बाइक को स्टैंड किया और बोला, मिजनूर क्या हुआ, क्या बोल रहे हो तुम? उसने मुझे तुरंत धक्का दिया और कहा कि मैं इस नदी में डूबकर मर गया था, आज तू भी मरेगा। दोस्तों, मैं समझ गया था कि हमने जो खुशबू लगाई थी और हमने जो खुले में वॉशरूम किया, शायद वहीं से कोई अनजान शक्ति हमारे साथ आ गई। मैं अकेला क्या करता, कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं सोच रहा था कि बाइक संभालूं या इसको। मैंने जोर से उसका हाथ पकड़ा और कहा कि तुम जो कोई भी हो, मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर मेरे दोस्त को तुम्हारे साथ नहीं ले जाने दूंगा। वो मुझे जोर से धक्का देता गया और मैं उसको इसी खींचातानी में हद तो तब हो गई जब वो दूर भागकर पानी के पास गया। मैं तुरंत भागकर उसे अपनी तरफ खींचने लगा। मैं मन ही मन भगवान को याद करा। मैं लगातार हमारी सहायता के लिए प्रार्थना कर रहा था। मिजनूर अचानक कभी हंसने लगता और कभी रोने लगता और बोलता कि देखो कैसा लगता है जब कोई पानी में डूब कर मरता है। उस वक्त दोस्तों कोई नहीं आया हमको बचाने। मिजनूर बोलता रहा कि हमारी नाव डूब गई और हम भी वहीं डूब गए। मैंने कहा, तो क्या हमने तुम्हारी नाव डुबाई है जो कि तुम हमसे बदला ले रहे हो? दोस्तों, मिजनूर के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। वो उसी मुस्कुराहट के साथ बोला, मुझे नहीं पता, लेकिन आज तुम लोग मरोगे। अंदर ही अंदर मैं भी डरा हुआ था, लेकिन मैं दिखा नहीं सकता था कि मैं भी डरा हुआ हूँ, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था कि इंसान की शक्ति सबसे बड़ी होती है। भगवान ने इंसान को सबसे ज़्यादा ताकत दी है और दिमाग भी। आखिरकार काफ़ी बहस के बाद मैंने अपना फ़ोन निकाला और समय देखा रात के 8 बज रहे थे। मैंने देखा कि पूरी नदी के बीच में सिर्फ हम दोनों और कोई नहीं। मैंने फ़ोन निकाला, मैंने तुरंत दोस्त को कॉल किया, पर यह क्या, नेटवर्क नहीं था। थोड़ी ही दूरी पर मुझे रोशनी दिखाई दी। ध्यान से देखने पर पता चला कि वो लोग मछली पकड़ने वाले थे। जब उन लोगों को मैंने पूरी कहानी बताई तो उन लोगों के साथ मिलकर मैं अपने दोस्त को पकड़कर रोड तक ले गया। घर में आकर मैंने उसको नहलाया और उसको एक बाबा के पास ले गया। लेकिन बाबा ने कहा, तुम लोगों ने जो परफ्यूम लगाई थी उसकी वजह से तुम्हें कोई अनजान शक्ति मिली। वो तो खुदा का शुक्र करो कि आज तुम दोनों जिंदा हो और सही सलामत भी। हाँ, साथ ही अब वो शक्ति भी तुम लोगों के साथ नहीं है, वो कहीं गायब हो चुकी है। दोस्तों, मैं धन्यवाद करता हूँ उन मछली पकड़ने वालों का। अगर वो उस दिन हमें नहीं मिलते तो शायद एक कहानी सुनाने के लिए आज मैं जिंदा ही नहीं होता। बस इतनी ही थी ये कहानी। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी हमारी आज की कहानियां। दोस्तों, माफ कीजिएगा, मैं आज की कहानियों को थोड़ा और लंबा करना चाहता था, लेकिन समय के अभाव के कारण मैं अपनी आवाज़ को आज के लिए यही विराम देता हूं। बाकी दोस्तों, अगर आपको ये कहानियां ज़रा सी भी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बाकी मैं तो मिलता ही रहूँगा आपको इसी तरह की रोमांच भरी रहस्यमयी कहानियों के साथ। बस तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। चलता हूँ, बाय बाय।